क्या हो रहा है? हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? ओके, तो मैं स्टार्ट करूं? वॉइस क्लियर है आपको? स्क्रीन क्लीन है? ओके, फाइन, ठीक है। हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा अकाउंट तक किया था। नाउ आज स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बायबैक। एक मिनट वेट करना। हेलो। हाँ जी, अब हमारा स्टार्ट होगा। बायबैक पे थे हम और आज से हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बायबैक।
हेलो, सॉरी, मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा था। नाउ एडवांटेजेस ऑफ बायबैक। फाइनली हम अपना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम ये क्लियर हो चुका था हमारी लास्ट क्लास में कि व्हाट इज बायबैक। कंपनी जब अपने शेयर्स खुद परचेज करती है, दैट इज कॉल्ड बायबैक। तो एडवांटेजेस क्या है कंपनी के पास बायबैक के? A company with capital which cannot profitably employed। कंपनी के पास कैपिटल आ गई है, लेकिन वो उसको प्रॉफिटेबली एम्प्लॉय नहीं कर पा रही है, तो उससे क्या करेगी? बाय बैक कर लेगी, रीस्ट्रक्चर कर लेंगी अपने कैपिटल को। ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है? फ्री रिजर्व्स उनके पास काफी हैं जो अनयूटिलाइज्ड है। तो फ्री रिजर्व को अनयूटिलाइज्ड है और वो उसको डिविडेंड नहीं देना चाहते। इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड, वो उसे अपने बायबैक करके उसको अर्निंग पर शेयर इंप्रूव करना चाहते हैं अपने शेयर्स के लिए। वैल्यू ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज कर लेंगे तो शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब कम हो जाएंगे शेयर्स तो उनके ऊपर अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो जाएगी। सपोज अगर एक कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं और उनका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है, तो अभी ये 1000 शेयर्स 1 लाख प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000। तो इनकी अर्निंग पर शेयर यहां से निकल आएगी। अब अगर कंपनी ये 1000 में से सपोज 500 बाय बैक कर लेती है, तो अब बचेंगे उनके पास 500 शेयर्स, और अर्निंग जो 500 के लिए उन्होंने यूज कर ली है उसकी बैलेंस, बाकी सारा ये 500 को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दिस वे अर्निंग पर शेयर उनकी इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है, सरप्लस कैश है मे बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर बायबैक एंड अवॉइड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। सरप्लस कैश को वो यूज करेंगे। डिविडेंड टैक्स, जो भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका डिविडेंड टैक्स कंपनी को पे करना होता है। ये आप लोगों ने टैक्स के पेपर में पढ़ा होगा। तो इस डिविडेंड टैक्स को कंपनी सेव कर सकती है। Buyback may be used as a weapon to frustrate any hostile takeover। टेकओवर हमें पता है 2 टाइप के होते हैं। आप लोग को आइडिया है टेकओवर कितने टाइप के होते हैं? या हॉस्टाइल का मतलब क्या है? एनीबडी वांट्स टू शेयर? हॉस्टाइल टेकओवर का मतलब? अच्छा, और किसी को भी नहीं पता? टेकओवर 2 टाइप के होते हैं। टेकओवर, टेकओवर का मतलब तो पता है ना? टेकओवर का मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाना। एक कंपनी का मर्ज हो जाना किसी कंपनी में, दूसरी कंपनी में। तो दिस, लेकिन ये मर्ज होना सिंपली नहीं है। मतलब इसे फ्रेंडली एक होता है कि मेरे से कंपनी रन नहीं हो रही है तो मैं अपनी कंपनी को सेल कर दूं, या मुझे अपना टर्नओवर बढ़ाना है, अपने मार्केटेबिलिटी बढ़ानी है, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना है, तो मैं दूसरी बेटर कंपनी के साथ जाके मर्ज हो जाऊं। ये इस टाइप की जो मर्जिंग होती है वो होती है फ्रेंडली। और दूसरा होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब फोर्सफुल। फोर्सफुल का मतलब अनविलिंग। लाइक कंपनी ए है, दे आर रनिंग नाइसली, लेकिन उनके शेयर्स हमने मार्केट में अगर 51% से ज्यादा
खरीद लिए, किसी और कंपनी ने ले लिए, सपोज कंपनी बी ने अगर उसको परचेज कर लिया, तो अब वो उसके ओनर बन जाएंगे। दिस टाइप वो क्या है कि उन्होंने फोर्सफुल उस कंपनी के ऊपर उसकी मैनेजमेंट पे उसको टेक ओवर कर रहे हैं। ये जो फोर्सफुल होता है अनविलिंगली, ये उसको सेल करना नहीं चाहते, लेकिन कंपनी भी उसको कंट्रोल कर रही है, तो इस टाइप के टेक ओवर को कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। और इस हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकने का एक मेथड है, वो है कि बायबैक। मार्केट से अपने शेयर खुद कंपनी खरीद लेगी, तो मार्केट में अगर 51% शेयर ही नहीं है तो वो उसको क्या परचेज करेंगे, और हॉस्टाइल टेक ओवर को वो डिस्करेज करेंगे। फ्रस्ट्रेट यहाँ पे करने का मतलब होता है डिस्करेज करना, उनके पास इतने शेयर्स ही अवेलेबल नहीं है। नाउ अकाउंटिंग फॉर बायबैक, सिंपल इश्यू ऑफ शेयर्स की जो अकाउंटिंग होती है उसकी अपोजिट अकाउंटिंग है, और कुछ नहीं है इसमें। सिंपली आप लोग को ये याद रखना है। हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में एंट्री क्या करते थे, हमारे पास पैसा आता था, दैट इज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड होता था हमारा टू शेयर कैपिटल, मान लो इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड हो गई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फाइनल, सब कुछ। अब हमें बायबैक करना है, यानी हम अपोजिट एंट्री क्या है यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एक और पॉइंट है, वो ये कि जिस तरीके से हमारा इशू पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तो अलाउड ही नहीं है, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, डिस्काउंट। पार और प्रीमियम पे जिस तरीके से इशू होता है, सेम वे में हमारा बाई बैक भी पार एंड प्रीमियम में होता है। अब इसका प्रीमियम भी लिमिटेड है कि हम कहां से देंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लेंगे, उसके बाद अगर हमने कोई प्रीमियम कलेक्ट किया है फ्रेश इश्यू से तो हम वहां से लेंगे, या फिर हमारे पास फ्री रिजर्व्स हैं तो हम वहां से पे करेंगे। और जितना भी हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जितना भी हम फ्री रिजर्व यूज करते हैं बायबैक में, वो पूरा फ्री रिजर्व हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब हम जल्दी से यहाँ से नोट्स देख लेते हैं, हमारे क्या दिए हुए हैं। According to section, a company may buy back its shares specified out of free reserve, security premium account, and proceed of any shares or other securities like employees stock option. ये तो हो गया, this is as per section 68.
अकाउंटिंग जो आएगी वो आएगी, ये यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 68. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ एक हमारा सेक्शन है सेक्शन 69. When a company purchases its own shares out of free reserve, then a sum equal to the nominal value of the shares so purchased shall be transferred to the capital redemption reserve account. Capital redemption reserve account create करेंगे और ये तीनों पॉइंट भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं. Now, determination of quantum for the buyback. कितना हम बायबैक कर सकते हैं, करना चाहिए हमें, उसमें ये 3 मेथड है. इन 3 मेथड का जो लीस्ट होता है उतना हम बायबैक करेंगे. 3 मेथड्स आपके दिए हुए हैं. पहला, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जितने भी शेयर्स हमारे बैलेंस बचेंगे उसका हम 25% ही परचेज कर सकते हैं. इसमें क्या करते हैं, असर्टन द नंबर ऑफ शेयर्स, कितने टोटल हमारे शेयर्स हैं वो हम देखेंगे. देन 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स इज एलिजिबल फॉर बायबैक विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से हम परचेज कर सकते हैं. तो हम एक ये यहां निकालते हैं. दूसरा हमारा रिसोर्स टेस्ट होता है. असर्टन द शेयर होल्डर्स फंड, ये यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई है. शेयर होल्डर्स फंड इज कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड फॉर बायबैक, कितने शेयर्स हम बायबैक करेंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन बायबैक प्राइस. नाउ दिस इज द अकाउंटिंग बायबैक ऑफ शेयर्स. शेयर्स हेल्ड फॉर बायबैक, ये आपके शेयर्स जो हैं वो अकाउंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे कि हम वापस कर रहे हैं. सीधे कैपिटल अकाउंट से वापस करने की जगह शेयर कैपिटल से हमने एक शेयर होल्डर अकाउंट बना दिया है. नाउ एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम जो हम देंगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या जर्नल रिजर्व से प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट कर दिया. देन जो भी हम रिजर्व यूज कर रहे हैं उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये दोनों हमारा फ्री रिजर्व हो जाएगा. ये हमारे अकाउंट फ्री रिजर्व है, इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. और लास्ट में हम ये हमारी एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, दैट इज बायबैक. नाउ ये क्वेश्चन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन 18. कमेंट फास्ट रीड करो उसको और देखो आप लोग. सिंपल एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट, और उसके बाद जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडम्पशन. जितना भी हमने वहां से यूज किया वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे. यहाँ में दिया हुआ है नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज मेड फॉर दिस पर्पस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, व्हेन शेयर्स आर पार्टली पेड अप. पार्टली पेड अप है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले फुल्ली पेड करेंगे. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो हमने फुल्ली पेड करने के लिए ये हमारी कॉल को क्रिएट किया, यहाँ पे हमने इसको फुल्ली पेड किया. फाइनल कॉल मेड की और कॉल की बैंक अकाउंट. देन उसके बाद हमने ड्यू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और जितना भी हमने फ्री रिजर्व यूज किया था उसे ट्रांसफर कर दिया. Now next is the illustration where shares are brought back at premium.
प्रीमियम पे इक्विटी शेयर कैपिटल, ये यहाँ पे हमने ड्यू किया, ड्यू, देन इक्विटी शेयर्स को हमने पे किया और कैपिटलिज्म को ट्रांसफर किया। इसके अंदर ये जो ड्यू की एंट्री है, दिस वन एंट्री, ये जो एंट्री है आपकी, इसको, ये मल्टीपल एंट्री है। इसकी जो सिंपल एंट्री भी हो सकती है, वो एक एंट्री बनती है, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। अब आप देखोगे ये दोनों एंट्री ही यहाँ पे कंबाइंड एंट्री करके आई है, ठीक है। ये मल्टीपल एंट्री का ये कंबाइंड एंट्री एक आ गई, इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट है वेयर शेयर्स आर बॉट बैक एट डिस्काउंट, जो सिंपल आप लोग कर लोगे। देन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, फ्रेश इशू है तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने ये फ्रेश इशू किया। क्वेश्चंस रीड करके देखो। लोकेश, आप क्लास में हो? लोकेश, ये क्वेश्चन करके देखिए, ये क्लियर है आपको?
ये दोनों एंट्री आपकी फ्रेश इशू की है। उसके बाद ये हमारी नॉर्मल एंट्री है। हमने बायबैक को ड्यू किया है, ड्यू। यहाँ पे हमने पे किया है और यहाँ हमने CRR अकाउंट क्रिएट किया है। वरुण, आपने क्या पूछा है? ये 3 लाख जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व 3 लाख कैसे आया, यही पूछना चाहते हैं आप? ओके। Alpha Company Limited has a paid up equity share capital of rupees 20 lakhs in 2000 shares of rupees 10 each. It resolved to buy back 50,000 equity shares at 15 per share. कितने इन्होंने बाय बैक किए? 50,000 at the rate of 15. इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 15 पर शेयर। शेयर्स कितने के थे? 10 रुपीज के। तो ये 15 में से 10 तो उनका नॉर्मल हो गया और 5 प्रीमियम हो गया और 10 पार हो गया। क्लियर? वही बना है। 5,000 कैपिटल में चला गया, 2,500 सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया और 7,050 उन्हें वापस करना है। द कंपनी हैज इट इशूड 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। पूरा अमाउंट उन्होंने ये एप्लीकेशन के साथ इशू कर लिया। दिस इज 20,000 इंटू 10, दैट इज 2 लाख। और ये जो है 12%, आप इस अकाउंट के अंदर इसको 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। नाउ अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्लियर? वरुण, आपको क्लियर है 3 लाख की फिगर? आप सभी को क्लियर है या मुझे एक्सप्लेन करना है? अप टू हियर क्लियर, मतलब चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। Application, the company has to its credit 2,50,000 in the security premium account and 10 lakh in the general reserve account. अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में उनके पास 2 लाख है, 2 लाख इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और उन्होंने यहाँ पे 2 लाख का फ्रेश इशू किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 2 लाख है वो उनके उस 2 लाख में से चले जाएंगे। ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये नलीफाई हो गया। बची कहानी 5 लाख की। 5 लाख में से 2 लाख तो हमें फ्रेश इशू का मिल गया, ये वाला। बैलेंस कितना है? 3 लाख। ये 3 लाख हम यूज करेंगे यहां से। ओके, ठीक है वरुण जी, यहां से हमने ये 3 लाख यूज किया और इसीलिए हमने ये 3 लाख की CRR में ट्रांसफर कर दी और ये हो गया हमारा फ्रेश इशू। और ये हमें नेट पेबल अमाउंट था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब आप लोग कर लोगे बाकी क्वेश्चंस।
अगला टॉपिक लूं मैं। Now come to the issue and redemption of preference shares and debentures. सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, जो हम सबको पता है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन पे डिविडेंड प्रेफरेंस में मिलता है, जिनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है और जिनको रिडम्पशन के टाइम पे प्रेफरेंस होती है, जो जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। वोट दे सकते हैं, कब देते हैं, जब उनका इंटरेस्ट सफर होता है, उनका इंटरेस्ट इन क्वेश्चन होता है, तो वो उसी मीटिंग में उसी एजेंडा के ऊपर से वोट दे सकते हैं, बाकी में वो वोट नहीं दे सकते। ना प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनमें से हम दो टाइप के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिडम्पशन वर्ड लिखा है ना, तो दो टाइप के हम मानेंगे। एक तो होता है रिडीमेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। नाउ रिडीमेबल, इसका मतलब क्या होता है, जिन्हें रिटर्न करना है। रिटर्न कब, एक फिक्स्ड पीरियड में, यानी कि जब हमारी मर्जी होगी तब करेंगे, बिफोर इशू ही डिसाइड हो जाएगा। प्लस लॉ ने भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि आपको कितने पीरियड्स में इसको वापस करना होगा। इरिडीमेबल, जिसे आप कभी भी वापस नहीं करोगे, नॉट रिफंडेबल, नॉट रिटर्नेबल। और अब हमारे न्यू लॉ के अकॉर्डिंगली ए कंपनी कैन नॉट इशू सच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कैन नॉट इशू सच टाइप ऑफ preference shares. So these are totally out of question. देखते हैं हमारे आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन हम कब इशू कर सकते हैं, जब आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड करते हैं। स्टिपुलेट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, टाइम पहले से डिफाइंड होता है, और रिडम्पशन पार और प्रीमियम दोनों में हो सकते हैं। Irredeemable preference shares on the other hand are those preference shares which cannot be redeemed except the event of the company। पहले ये होता था irredeemable, वाइंडिंग अप के टाइम पे होते थे, लेकिन अब तो इशू ही नहीं होते। नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इशू एनी प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर इररिडीमेबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Company limited by shares may, if so authorized by its articles, issue preference shares which are liable to be redeemed within a period of not exceeding 25 years. Less than 25 years में उनको redeem करने होंगे, लेकिन 25 ग्रेटर देन 25 years में भी आप redeem कर सकते हो, अगर आपका आर्टिकल प्रोवाइड कर, आयुष ये स्क्रीन हटानी है, अगर आपका आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है, प्लस आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्यों, आप लोग को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, क्यों उनको मोर देन 25 इयर्स की परमिशन दी गई है? भाई बात भी कर सकते हो, शायद मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है। अगर मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई देती तो फिर मुझे ही बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। या कम ऑन स्पीक। चलो बताओ जल्दी से कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। व्हाट आर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? बिकॉज दे आर लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स। हाँ, लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन क्या होते हैं, किसको डालोगे इस प्रोजेक्ट में?
रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भी ठीक है। किस टाइप का कंस्ट्रक्शन? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने में 25 साल लगते हैं, हॉस्पिटल भी 2-3 साल में तैयार हो जाता है। और बहुत बड़े बड़े ब्रिज ले लो, मेट्रो भी 2 साल में आ जाती है, यहाँ से वहां से वहां। 25 साल में तो मेट्रो ने क्या से क्या कर दिया है ना, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव सब कवर कर लिया है। तो फिर वरुण, मैम साइंटिफिक प्रोजेक्ट। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, ओके। और ये किसकी आवाज एंड थी? मैम रविपाल। अच्छा, आपने आज ही ज्वाइन किया या पहले भी क्लास ज्वाइन की थी? नहीं मैम, मैं डेली क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, सभी क्लासेस। ओके, तो आपको क्लियर है जो मैं समझाती हूँ? जी मैम। जी रविपाल जी, जी मैम। कोई डाउट है आपका? जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो टॉपिक क्लियर हो जाता है आप लोग को? जी मैम वो क्लियर है, मैं इसलिए मैंने कुछ उसमें कहा नहीं ना, वो क्लियर हो क्या? गया था मुझे। तो आपने वो 3 लाख वाला दोबारा समझाया था तो वो क्लियर समझ में आ गया था। अच्छा, तो जी। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोजेक्ट्स हो गए जिनको डेवलप करने के लिए, जैसे हमें पूरा एरिया डेवलप करना है। इट्स लाइक हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हमें पता है द्वारका का एरिया डेवलप होना है। तो ऐसे बड़े बड़े जो अगर कोई गवर्नमेंट कहीं पर पूरे एरिया को ही डेवलप कर रही है, या वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन और कोई इंडस्ट्री लगाना है, वो भी पूरा डेवलप करना है। सब लोग म्यूट कर लो प्लीज, मुझे कुछ एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है बैक से। ओके फाइन, थैंक यू। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको काफी टाइम लगता है, पूरे रोड के साथ इंडस्ट्री के साथ डेवलप करना है, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आते हैं। और इनमें 25 ईयर्स से ज्यादा ही टाइम लग जाता है, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। तो इसलिए ये कंपनीज को ये फैसिलिटी दी है लॉ ने कि आप अपने मोर देन 25 ईयर्स के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल भी ह्यूज चाहिए होता है, ह्यूज कैपिटल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड द कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 25 ईयर्स, यहाँ पे आपको दिया होगा कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। Provided further that out of the profits of the company or out of the proceeds of a fresh issue of shares made for the redeemed or fully paid shares only, ये कंडीशन दी है, fully paid होना चाहिए या प्रॉफिट से होना चाहिए या फिर हमारे प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू से होना चाहिए, या फिर इफ रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सम इक्वल टू CRR क्रिएट करना चाहिए। कुछ भी नया नहीं है, वही सारी प्रेफरेंस जो हमने पहले आके शेयर्स में देखा है, वही चीजें हमें यहाँ भी है। प्रीमियम अगर हम पे कर रहे हैं तो वो premium is payable on redemption of preference shares issued on or before the commencement of this act by any such act shall be provided out of profits of the company or out of company security premium account, out of profit, out of company security premium account। ठीक है, आगे आप पढ़ के देख लो, उसमें कुछ भी नई चीजें नहीं है। डायरेक्टली हम आ जाते हैं, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस बाय कंपनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये एक लाइन दी हुई है कि हम कितना कितना कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 25 ईयर्स, मोर देन ग्रेटर देन 25 ईयर्स में अगर हमने रिडीम करना है तो वन टाइम रिडम्पशन तो कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मुश्किल हो जाता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, पार्ट पार्ट्स में करते हैं, पार्ट रिडम्पशन। तो एवरी ईयर जब भी रिडम्पशन ड्यू हो जाता है तो उसके बाद हम एवरी ईयर सर्टन करते रहते हैं, वही चीजें हमें यहाँ पे दी हुई हैं। Company engaged in setting up and dealing with an infrastructure project may issue preference shares for a period exceeding 25 years but not exceeding 30 years। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, पहली रेंज 25 to 30 years की रेंज में हमें इशू करना है। Then subject to the redemption of a minimum 10% of such preference shares per year from the 21st year onwards or earlier on proportionate basis at the option of the preference shareholders।
तो हमें एवरी ईयर 10% शेयर्स को रिडीम करना है फ्रॉम द 21st ईयर से। ना उसके बाद हमारा एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 25, इसको रीड करके देखिए। जर्नल एंट्रीज हमें रिडम्पशन में क्या होंगी वो दिया है। कब रिडम्पशन करना है? 1 अप्रैल को हमें रिडीम करना है प्रीमियम 10% पे। रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए फटाफट। रीड कर लिया। अब आप रीड करने के बाद देखेंगे कि सबसे पहले हमने ड्यू करेंगे एंट्री। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीमियम जो पे करेंगे वो, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में ड्यू करेंगे, देन पेमेंट एंट्री आ जाएगी। देन उसके बाद प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स जो था उसकी एंट्री हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से ले लेंगे, और उसके बाद जो हमने फ्री रिजर्व से यूज किया उसे हम ट्रांसफर करेंगे सीआरआर क्रिएशन पे। सो दिस इज सीआरआर क्रिएशन। बस इतनी ही एंट्री है। ये हो गया हमारा रिडम्पशन इशू। तो सिंपल लाइक द इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी उसी तरीके से पार्ट में होगा। सिर्फ हम वहां यूज करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल्स अकाउंट। और हम यहाँ क्या इशू करेंगे? ये शेयर्स करते थे जब हमें सिर्फ इक्विटी करनी है, अदरवाइज हमारा होता था इक्विटी इक्विटी इक्विटी। और अब हम यहाँ क्या करेंगे? सर्टन, सपोज 10% है तो 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन 10% प्रेफरेंस शेयर allotment account, and 10% preference share calls account। ये हो गई हमारी इशू की एंट्री। और ये एंट्रीज आ गई हमारी, ये पूरा, ये जब भी आप एग्जाम्स के पहले अगर रिवाइज करते हैं तो उसमें इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। ये पूरा क्वेश्चन कवर करता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चारों एंट्री आपकी कवर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व अकाउंट हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी? वो ये कि हमें किस अकाउंट से अलाउड है, और किस से हमें नॉट अलाउड है। ये चीजें आप कवर कर लेना। अलाउड क्या है? किस अकाउंट का अमाउंट हम यूज कर रहे हैं तो हमें उसे कैपिटल रिडम्पशन सीआरआर में ट्रांसफर करना है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को 1 मार्क क्वेश्चन लाइन में या 2 मार्क में पूछ लेते हैं, इंस्टीट्यूट बहुत पूछता है इसे।
तो स्टार मार्क दे देती हूँ मैं इस पे, इसको रिवाइज जरूर कर लेना। इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, वॉलेंट्री डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट, वॉलेंट्री डिवेंचर सिंकिंग फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट से हमें, अगर हम फंड यूज कर रहे हैं तो उसे हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना है, लेकिन इन अकाउंट्स को ट्रांसफर नहीं करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट। ये आपके एक लाइन दिया हुआ है ऑलरेडी, प्रॉफिट अदरवाइज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। इन अकाउंट से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड द फ्री रिजर्व। ये हमारे फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व, and they are not free reserve. Accounting entry necessary for redemption and issue of bonus shares. ये आपकी नॉर्मल एंट्रीज दी हुई हैं रिवाइज करने के लिए। नाउ अब हम एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए। फाइंड आउट इन ईच केस व्हाट अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एंड फ्रेश इशू of share capital. Find out in each case what amount shall be transferred to capital redemption reserve account. कितना ट्रांसफर करेंगे? प्रिंसिपल यही होगा, ये दोनों का हमारा प्रिंसिपल बेस बनेगा। 10 लाख पार पे इन्होंने रिडीम करना है और 10 लाख ही शेयर कैपिटल फ्रेश इशू की है, तो नील, यहाँ पे दिया हुआ है नील, पूरा पैसा मिल गया हमें। 10 लाख 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, 8 लाख पार फ्रेश इशू का है, तो 8 लाख और ये 5 लाख कितना हो गया? 2 लाख, क्योंकि प्रीमियम। हाँ जी हिना गजवानी, क्या कहना है आपको? हिना बेटा कुछ कहना है आपको? ओके, बाय मिस्टेक हो गया था। टेन लाख पार में हमें करना है, 8 लाख हमारे पास है प्रीमियम पे, तो हमें 2 लाख यहाँ पे भी ट्रांसफर करना है। 10 लाख है तो 8 लाख है तो हमें 2 लाख ट्रांसफर करना है। जितना भी हमने यूज किया है उतना ही हम उसको ट्रांसफर करेंगे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब आ जाते हैं हम डिबेंचर्स इशू एंड रिडम्पशन। नाउ बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर includes debenture stock, bonds, or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. डिबेंचर चार्ज का मतलब, चार्ज ऑफ द एसेट यानी क्या होते हैं ये? सिक्योर्ड डिबेंचर्स हमें पता है दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं डिबेंचर्स, लेकिन उसमें से एक सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं। जो सिक्योर्ड होते हैं वो एसेट के ऊपर चार्ज होता है, उनका चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, और जिनका कोई चार्ज नहीं होता वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। तो डिबेंचर्स दोनों टाइप के हो सकते हैं, सिक्योर्ड भी और अनसिक्योर्ड भी। A commercial definition of the debenture is an acknowledgement of a debt. What is this? It's an acknowledgement of a debt in writing, given under the seal of the company, containing a contract for the repayment of the principal sum at a specified date and for the payment of interest, usually half year, at a fixed rate. ये fixed rate होता है, half yearly होता है, until the principal sum is repaid.
It may or may not give a charge on the assets of the company as a security for the loan. Debenture, like a share, is also a movable property. It's a movable property, freely transferable in the manner provided in the Articles of Association. Requirement क्या है? Long-term requirements of the capital are raised by any company primarily through issue of shares and debentures. ये तो हमें पता ही है. Long-term shares के funds की requirement हमें shares and debentures से मिलती है. Now, क्यों requirements होती हैं? वो ये points है हमारे. Setting up of a new project, expansion or diversification of existing projects. अगर आपको expansion करना है, diversification करना है, new projects को setup करना है, normal capital expenditure है modernization के लिए, and to augment long-term resources of the company for working capital requirements. हमें long-term resources चाहिए company के लिए. कोई merger है, amalgamation है companies का, in pursuance of the schemes provide approved by banks, financial institutions और legal authority. तो इन सब के लिए हमें debentures हम issue कर सकते हैं. अब आप कहोगे merger और amalgamation में किसी ने कोई क्वेश्चन ही नहीं रेज किया कि merger और amalgamation में हमें debentures की क्या जरूरत है. Now my question is how and why we need debentures at the time of merger and or amalgamation. क्यों चाहिए? जल्दी से हमने पढ़ा कि हाँ हमें यहाँ चाहिए. For the eating expenses related to them. For what? क्या expenses होते हैं? वरुण ने आंसर दिया मीटिंग एक्सपेंसेस. तो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं मर्जर में? मीटिंग एक्सपेंसेस. Like what? Don't know in detail. तो ये कहां से पढ़ा मीटिंग एक्सपेंसेस? क्यों वरुण जी, ये मीटिंग एक्सपेंसेस कहां से पढ़कर आए थे? मुझे तो लगा पूरी इंफॉर्मेशन है, आप जल्दी से कुछ बताने वाले हो. वरुण माइक ऑन करो प्लीज. मैम क्लासेस में हर्ट किया था फैकल्टी से, तो थोड़ा सा ध्यान था. तो थोड़ा सा और बताओ. एक दो सेंटेंस तो फिर और हर्ट किए ही होंगे. क्लैरिफाई हो जाएगा. बहुत सारे जो साइलेंट बैठे हैं उनके लिए. मैम जब भी मर्जर या एमलगेशन होता है तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं. आई थिंक शायद रीवैल्यूएशन भी किया जाता है दोनों फर्म्स का, तो उसमें भी अच्छा, तो रीवैल्यूएशन करते हैं दोनों फर्म्स का, तो जो वैल्यूअर को बुलाते हैं वो सारे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं. यस मैम. ओके. यानी कि जो मीटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि मर्जर अमलगमेशन हो रहे हैं, तो दोनों कंपनीज के लोग आपस में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, काफी डिस्कशंस हो रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं. प्लस जो कंसिडरेशन एक दूसरे कंपनी को दिया जाता है कैलकुलेशंस के बेसिस पे, वो भी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ये जो मीटिंग एक्सपेंसेस है
वो मीटिंग वो वाले नहीं है कि हम मिल रहे हैं और डिस्कशंस हो रहे हैं, मर्जर कैसे होंगे, किस स्कीम्स में होंगे, कितने शेयर्स इश्यू होंगे, रिवैल्यूएशंस क्या होगा, एसेट्स का। नो, कुछ नहीं। ये है कंसिडरेशन। इसको मुझे पे करना है दूसरी कंपनी को, इसके लिए मैं डिबेंचर्स इशू करूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, कंट्रोल तो यहाँ है। अगर मैं किसी कंपनी में अपना फंड लगा रही हूँ, हार्ड अर्न मेरा फंड है, मुझे रिटर्न चाहिए, तो मैं किस में करूंगी? मैं आपकी मीटिंग एक्सपेंसेस में तो नहीं डालूंगी ना, जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप पूरा उड़ा दोगे। मीटिंग के नाम पे आप पूरा उड़ा दोगे। हाँ, अगर आप उससे कुछ सॉलिड एसेट खरीद रहे हो, अगर आपने एसेट परचेज किया है, तो मुझे ये दिख रहा है ना एसेट, ये एसेट यूज होता हुआ भी दिखेगा। कल अगर मुझे अपना पैसा वापस चाहिए और आपकी कंपनी नहीं दे पा रही, तो मैं इस एसेट को सेल करके अपने अमाउंट्स निकाल लूंगी। तो मुझे सिक्योरिटी कहाँ है? आपकी मीटिंग्स में है, आपके एसेट्स में है? आपके एसेट्स में है, तो मैं एसेट्स में अपना इन्वेस्ट करना चाहूंगी ना। अगर कंपनी आएगी, मुझसे डिबेंचर इशू करेगी और मुझे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूंगी मुझे आपकी मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको अगर आपके पास है पैसा तो करो, नहीं तो वर्चुअल मीटिंग कर लो, कुछ भी खर्च नहीं होगा, नेट का थोड़ा सा अमाउंट लग जाएगा, बट मैं आपके एसेट परचेज में इन्वेस्ट करना चाहूंगी। इज इट राइट टू ऑल ऑफ यू? नहीं वरुण, मैं आपसे नहीं, बाकी सबसे भी जानना चाहती हूँ। अब आपको क्लियर हुआ कि हम मतलब हर पॉइंट को, आपको बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटेंट, बडिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स, आप लोग को हर पॉइंट को इंटेलिजेंटली थिंक ओवर देना पड़ेगा कि ये क्यों कहा जा रहा है। आप खुद सोचो कि ये मीटिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल क्लियर नहीं है, आगे ऐसे कभी कोट नहीं करना कि हम मीटिंग्स के लिए करते हैं या एसेट्स के रिवैल्यूएशंस के लिए हम ये डिबेंचर्स इशू करते हैं। नहीं, हम जो उनको कंसिडरेशन पे करने वाले हैं, ये एक बड़ी चीज है जो उस कंपनी में उसकी इनकम को सिक्योर करती है। डिबेंचर अगर कोई परचेज कर रहा है तो उसे फिर बाद में इंटरेस्ट भी चाहिए उसके ऊपर, डिबेंचर्स का रिडम्पशन भी चाहिए। क्लियर? क्लियर? चलो ठीक है, चैट में ही आ जाओ। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे क्यों हमने इशू किया इसके लिए। ओके रवि जी, अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये स्टार मार्क मांगता है, इसको हमेशा तैयार रखना। शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर लाइफ लॉन्ग, और ये शायद हमने पहले भी पढ़ा है शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, कब 11th-12th क्लास में भी पढ़ते हैं। जिन्होंने बीकॉम कर लिया है, एमकॉम कर लिया है, उन्होंने भी पढ़ा होगा, और ये आगे तक भी पूछा जा सकता है, इवन ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं। ऐसे ही जनरल क्वेश्चन आपके ऊपर आ जाता है कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। और जो भी डिफरेंस रेडी करना, वो ये 3 कॉलम्स का करना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस के साथ। दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो डेफिनेशंस यहाँ से देख लोगे, स्टेटस देख लोगे, रिटर्न देख लोगे। स्टेटस में क्या है? शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। मार्क करती जाती हूँ। They are the owners and they are the creditors. This is the instrument of acknowledgement of ownership, and this is the acknowledgement of the creditorship. Return, इनको डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है। रेट ऑफ रिटर्न, इनका डिविडेंड वेरी करता है और इनका फिक्स्ड होता है। ट्रीटमेंट, dividend is given out of the appropriate profit and not chargeable to profit and loss account. ये appropriable मतलब लास्ट में मिलता है इनको डिविडेंड, और इनका चार्जेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनको स्टार्टिंग में मिलता है। रिडम्पशन, शेयर्स का तो कभी कोई रिडम्पशन होता नहीं है, एंड दे आर नॉर्मली रिडीमेबल। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडम्पशन डज नॉट अप्लाई, तो रिडम्पशन डज नॉट अप्लाई होता है, एंड दे आर रिडीमेबल। वोटिंग राइट्स दे हैज एंड कैन नॉट हैव। आप इसके साथ एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हो, डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जनरल मीटिंग में इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, अदरवाइज दे हैव द वोटिंग राइट्स इन देयर ओन मीटिंग। डिबेंचर होल्डर्स की जब मीटिंग होगी तो उसमें उनके पास वोटिंग राइट्स होगा। स्टेटस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप,
At the time of winding up, shareholders have the least priority. Last में इनके पास अगर कुछ बचा तो regarding the return, and at the time of winding up, debentures holder have the priority. इनके पास priority होती है. Now come to the issue of debentures. बहुत सिंपल टॉपिक है क्योंकि हम प्रेफरेंस शेयर्स देख चुके हैं और शेयर्स देख चुके हैं. सेम फॉर्म में इसमें होगा, कुछ रूल्स होंगे इसके अंदर, बस इससे ज्यादा रूल्स ही होते हैं. कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स. अब यहाँ पे हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, होली और पार्टली. तो हमारे पास डिबेंचर्स दो टाइप के आ गए, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल क्या होते हैं? जिनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं. और नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, जिनको हम रिडीम करेंगे. Provided that the issue of debentures with an option to convert such debentures into shares wholly or partly shall be approved by a special resolution passed at the general meeting. Special resolution हमेशा general meeting में pass होते हैं. Passed. No company shall issue any debentures carrying any voting rights. कोई भी कंपनी वोटिंग राइट कैरी करने वाले डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती. यानी कि आप क्या कर रहे हो? किसी क्रेडिटर को ओनर बनाने की कोशिश कर रहे हो. अगर आप उनको वोटिंग राइट करते हो तो लॉ कहता है कि आप किसी को ओनर नहीं बना सकते. नो वोटिंग राइट हो गया. Then secured debentures may be issued by a company subject to a certain terms and condition as may be prescribed. सिंपल रूल है, जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग ही करोगे आप. A company shall pay. अब नेक्स्ट जनरल पॉइंट्स है, आप लोग पढ़ के देख लेना. A company shall pay interest and redeem the debentures in accordance with the terms and conditions of their issue. जो भी उनके इशू के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इशू के, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें इंटरेस्ट और रिडम्पशंस करना पड़ेगा. मतलब बिफोर इशू, इशू का मतलब है बिफोर इशू आपके ये दोनों चीजें डिसाइड हो जाएगी. बिफोर इशू. और एक बार इशू हो गया तो उसके बाद, इशू के बाद आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते. Where any time the debenture trustee comes to a conclusion that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to discharge the principal amount as and when it becomes due, the debenture trustee may file a petition before the tribunal, and the tribunal may, after hearing the company and the person interested in the matter, impose such restrictions on carrying on further liability. ये एक है रिस्ट्रिक्शंस. डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? हु इज दिस डिबेंचर ट्रस्टी? हु इज डिबेंचर ट्रस्टी? पहला क्वेश्चन तो ये है, ये कौन होता है एंड व्हाई ही इज नीडेड हियर. क्योंकि कंपनी ने शेयर भी तो इशू की, तो हमने तो कोई वर्ड नहीं सुना शेयर ट्रस्टी. सुना था हमने ये कोई वर्ड शेयर ट्रस्टी? मैम क्योंकि शेयर्स तो ऑनर्स के ही थे, लेकिन ये डिबेंचर्स जो हैं ये क्रेडिटर्स हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक डिबेंचर ट्रस्टी होना चाहिए, तो उसके लिए. हाँ बिल्कुल सही आंसर है. डिबेंचर्स के केस में दे आर द क्रेडिटर्स. इनका डे टू डे मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं होता. ये जनरल मीटिंग्स में वोट नहीं देते हैं, तो इनको पता कैसे चलेगा इनका अगर इंटरेस्ट कुछ सफर हो रहा है, या कंपनी जनरल मीटिंग में कोई वोटिंग करके शेयर होल्डर्स के साथ मिलके इनके इंटरेस्ट कोई चेंज कर दे, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलना है वो चेंज कर दे, इनके रिडम्पशन की कंडीशंस चेंज कर दे, तो इन्हें तो कोई पता नहीं चलेगा, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट ऑल्सो इन द जनरल मीटिंग.
इसलिए कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी बनाया जाता है। हु इज द डिबेंचर ट्रस्टी? डिबेंचर ट्रस्टी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन लेके पर्सन। आप लोग ये पढ़ चुके हो ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट के अंदर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आप लोग को पता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं। वो क्वालिफिकेशंस का बंदा जो है वो एक डिबेंचर ट्रस्टी बनाया जाता है, और जो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उनको लुक आफ्टर करता है। तो वही चीज हमें यहाँ पे दी गई है कि अगर उसको लगता है कि उसके एसेट्स कंपनी के इनसफिशिएंट हैं और उसको नहीं पे कर पाएंगे, तो वो कोर्ट में वो उनके बिहाफ पे प्रपोज करेगा, ट्रिब्यूनल पे जाएगा, पिटीशन डालेगा, और ट्रिब्यूनल और पिटीशंस कंपनी को रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेंगे कि वो फर्दर लायबिलिटी इंक्रीज ना करें अपनी। क्लियर? अब इसके बाद आ जाता है इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। Companies engaged in setting up of infrastructure projects, यहीं से देख लेते हैं इशू से। An issue of secured debentures may be made provided the date of its redemption shall not exceed 10 years from the date of issue. 10 years होनी चाहिए, 10 years से ज्यादा नहीं हो सकती। Provided that the following classes of companies may issue period more than 10 years. कौन सी कंपनीज? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, and infrastructure debt fund non-banking financial companies, ये लोग इशू कर सकती हैं। Now, such an issue of debentures shall be secured by the creation of a charge. एक चार्ज क्रिएट होता है, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टीज। किस पे होता है? प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी पे। द कंपनी शैल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करता है before the issue of prospectus or letter of offer for subscription of debentures and not later than 60 days. Before से लेके 60 days के बीच में वो उनको क्रिएट करना ही है। Executed debenture trust deed to protect the interest of the debenture holder. Security of the debentures by way of a charge or mortgage shall be created in favor of the debenture trustee on any specific movable property of the company or any specific immovable property. ये चार्ज हम मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे क्रिएट कर सकते हैं। ना कुछ एसबीआई के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हमें पता होनी चाहिए। मार्क द डबल स्टार। ना क्रेडिट रेटिंग, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? पुट एंड कॉल ऑप्शंस, सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर्स, ये तो सिंपल पॉइंट है, सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर्स। एंड देन डिबेंचर ट्रस्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बस मुझे 2 पॉइंट में बता दो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। My question is, what is credit rating? What is credit rating? And next question is, who all are authorized to do so? इतनी टाइम लगता है आप लोग को आंसर देने में, तो क्या कुछ नेटवर्क सर्च करते रहते हो साइड में? मैम क्रेडिट रेटिंग वरुण एक मिनट रुको, और लोगों को थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने दो, वरना आपके पास तो नॉलेज है ही, आपसे पूछ लेंगे फिर। ये अपेक्षा बसेरा, अपेक्षा। Yes, हाँ जी, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? आपको पता है अपेक्षा? व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है अपेक्षा? Yes. मेरा पेन जो चल रहा है वो दिख रहा है? हाँ, नेटवर्क दिख इशू रहा है है? बट वो दिख जा रहा है। क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू इशू हो रहा है बीच बीच में बट वो दिख जा रहा है। मेरी साइड से इशू हो रहा है? नहीं मेरी साइड से एक्चुअली इशू।
अच्छा, तो मैंने जो अभी जो स्क्रीन प्रेजेंट है वो आपको क्लियर है? हाँ, वो पॉज्ड स्कैन है तो वो मुझे दिख रही है स्टेबल स्कैन। बस अच्छा, तो स्क्रीन। वहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वो आपको क्लियर हो रहा है? व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? हाँ, नेक्स्ट पार्ट। हाउ आर ऑल हाँ ऑथराइज्ड टू डू सो? हाँ, हाउ को हटा दो, लिखो हु ऑल आर ऑथराइज्ड टू डू सो। हु ऑल आर ऑथराइज्ड टू डू क्रेडिट सो। रेटिंग मैम हाँ, जी, तो अब बताओ क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स आर एक्चुअली ऑथराइज्ड टू डू सो, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग जो चीज होती है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, दिस इज समथिंग व्हिच डिफाइंस की क्रेडिट हम किस बेस पे लेंगे या व्हाटसोएवर, सो इट इज समथिंग दैट ओनर्स ऑफ अ कंपनी डू। आप अपेक्षा क्या कर रही हो इस समय, ये सीएमए प्रिपरेशन के अलावा? अभी हम बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर विच ईयर? फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया? हेलो, हाँ, नहीं फर्स्ट एक्चुअली ईयर। एग्जाम्स रुके हुए हैं। कहाँ से कर रहे हो आप फर्स्ट ईयर? इनिशियली मैं डीयू से कर रही थी बट मैंने ड्रॉप कर दिया है ना, अभी इग्नू से। अच्छा, तो इग्नू में एग्जाम नहीं हुए? तो ड्यू क्यों ड्रॉप किया? ड्यू ने तो अपने एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कर लिए थे, हेलो असाइनमेंट्स दे दे के। हेलो हाँ जी, हेलो ड्यू क्यों ड्रॉप किया आपने? हेलो, नहीं 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 हुए, वो फाइनल ईयर्स के हुए थे। अच्छा हेलो अच्छा, तो हाँ जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर है हेलो, नहीं अपेक्षा। वो फाइनल ईयर के हुए बस। और फर्स्ट ईयर हेलो के उन्होंने असाइनमेंट्स हेलो कॉल किए थे? हेलो फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स कॉल किए थे उन्होंने? हेलो, अब आपकी वॉइस काफी अच्छी आ रही है। डीयू का? हाँ, ड्यू एसओएल के। हेलो, आई कैन हियर यू। सॉरी मैम, मेरी साइड पे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। गुरवीन हेलो गनवीन कौर, ठीक है अपेक्षा, ओके, थैंक यू। गनवीन कौर, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग बेटा? हेलो, अपेक्षा, इट्स ओके, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। हेलो बट आई कैन हियर यू वेरी क्लियरली। सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, वरुण, आपको मेरी आवाज क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है मैडम गनवीर कौर। गनवीर, आप क्लास में हो? कैन यू हियर मी? अपेक्षा, नो प्रॉब्लम। गनवीर कौर, आप सामने अपीयर तो हो रहे हो, आप क्लास में हो? गनवीर, कैन यू हियर मी? नहीं है, ठीक है। हीना जी, तो आप तो हो क्लास में। कोमल तिवारी, कोमल आप मुझे सुन रहे हो? कोमल, अपना माइक ऑन करो फिर। कोमल, आप बात कर सकते हो? कैन आई हियर यू? हेलो। हेलो, हाँ कोमल, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कोमल? यस मैम। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन वही है, व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं? अच्छा ठीक है, ओके फाइन। जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपको क्लियर होता है, वो समझ में आता है? मैम, मेरे शेड्यूल के कहीं नहीं, आज ही फर्स्ट क्लास थी। ओके, इसके पहले क्या आपने क्लासेस अटेंड नहीं की थी? नो मैम। आप क्या हुआ था, आपके पास मैसेज नहीं था या आप किसी और क्लास में बिजी थे? नहीं मैम, मेरे पास यही मैसेज आया था कि आज से मतलब
2 तारीख से क्लास कंडक्ट हुई है, तो इस वाले सब्जेक्ट की आज ही क्लास थी। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से थर्ड क्लास है। मेरे पास मेल लिखा है। आपने और भी किसी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड नहीं की थी? नो मैम। ओके, तो आपने क्या अभी अभी ज्वाइन किया है? नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन तो जुलाई में करवाया था, ओके, फिर लेकिन आपका अटेम्प्ट कौन सा है? दिसंबर वाला है कि आगे जून वाला है? वाला है मैम। जून का? नहीं, आवाज क्लियर नहीं थी आपकी। नहीं, जुलाई में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, अटेम्प्ट मेरा दिसंबर में ही है। तो अभी आप दोगे दिसंबर में कि नहीं? दूंगी। दूंगी। ओके, गुड, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं आगे देखती हूँ किसी को। तमन्ना। तमन्ना जी, आप क्लास में हैं? नवंबर सेशन का ही मैसेज आया था अपेक्षा, इससे पहले। अपेक्षा, आपकी भी मेरे साथ पहली क्लास है क्या? आप चैट में भी लिख सकते हो। अपेक्षा, इज दिस फर्स्ट क्लास विथ मी? तमन्ना, आप क्लास में हो? तमन्ना, कैन यू हियर मी? नहीं, मुझे लगता है तमन्ना आप भी क्लास में नहीं हो। ठीक है, वरुण आप तो हो, रवि पाल, कोमल तिवारी, हिना गजवानी, गुनवीन कौर। गुनवीन कौर, हिना, क्रेडिट रेटिंग में भी अकॉर्डिंग टू मी, क्रेडिट रेटिंग में भी अकॉर्डिंग टू मी मीन्स कि हम बोरोवर की वर्दीनेस को देख के प्रोवाइड करते हैं। चलो, मुझे सबका व्यू मिल गया। वरुण, अब आप बताइए। मैम, क्रेडिट रेटिंग जैसा हिना ने कहा वैसा ही है मेरा भी, कि जो बोरोवर होता है उसकी वर्दीनेस को चेक करने के लिए एक रेटिंग दी जाती है लोन देने से पहले, और उस हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। ओके, तो कैसे चेक? क्या कुछ उसकी वर्दीनेस को आप कैसे चेक करोगे? क्या फैक्टर्स मेन होते हैं के लिए? और अगर एक फैक्टर ये हो सकता है कि कंपनी ने कोई भी फाइनेंशियल डिफॉल्ट ना किया हो, ओके, और ठीक है। हाँ, और उसकी एसेट्स अच्छी हो, मतलब कि अच्छा। और फाइनेंशियल अगर पोजीशन अच्छी हो। अच्छा, और ये क्रेडिट रेट देता कौन है? एजेंसीज का नहीं पता। एजेंसीज का नहीं पता, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, कुछ 3-4 सेक्शंस को स्टडी करना था। यस मैम। हाँ, तो वो किया? यस मैम। कौन से सेक्शंस थे? आपने ही किया या बाकियों ने? वैसे उस लास्ट क्लास के जो बच्चे थे मुझे इस क्लास में तो दिख नहीं रहे हैं। एक सेक्शन था, सेक्शन 92, जो कि डील करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू एनुअल रिटर्न। ओके, दूसरा सेक्शन था सेक्शन 123, जो कि डील करता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, एंड थर्ड सेक्शन था 127, जो कि डील करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ओके, एंड लास्ट सेक्शन था 129, जो डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ओके, वेरी गुड। और आज का होमवर्क
ये था पहले का होमवर्क। और ये आज का होमवर्क है। आप लोग को चेक करना है हाउ मेनी क्रेडिट एजेंसीज आर देयर। कितनी क्रेडिट एजेंसी हैं? नेम। ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट 6 नेम्स। चलो 6 छोड़ दो, 5 नेम्स। मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। अब हम देखते हैं क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। क्रेडिट रेटिंग जो बोरोअर कंपनी होती है उसकी वर्दीनेस को चेक तो किया जाता है, लेकिन कैसे करते हैं? उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, उनकी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, देन फ्यूचर्स प्रोजेक्ट्स क्या है उनके पास, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कितना फंड है, किस स्टेज पे है वो। मतलब आप लोग को पता होगा ना, कोई भी प्रोजेक्ट है तो पहले उसकी स्टडी होती है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनती हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, देन उसका स्टडी एरिया स्टडी होता है, देन काफी हमें अप्रूवल्स चाहिए होती हैं गवर्नमेंट्स की, तो वो अप्रूवल्स की क्या स्टेज है, देन फंड्स है, तो फंड हमारे पास कुछ ओन्ड होने चाहिए तभी हम बोरो की तरफ जा पाएंगे। तो फंड की पोजीशन क्या है। तो ये जो एजेंसीज होती हैं ये स्टडी करती हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आज क्या है, हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है हमारे पास, हमारे एक्सपेंशन की क्या प्लानिंग्स है, एक्सपेंशन की क्या प्लानिंग्स है, प्लस हमारा पास्ट बिहेवियर कैसा है, पास्ट बिहेवियर इन केस ऑफ फाइनेंशियल। मतलब हम अपना लोन कैसे रिफंड करते हैं, हम अपने लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो टाइम पे देते हैं या नहीं देते हैं, या बार बार हम वेव ऑफ मांगते रहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन करते हैं, बिफोर टाइम करते हैं या डेडलाइन निकलने के बाद करते हैं पेमेंट्स। हमारे जर्नल पेमेंट की पोजीशन क्या है, पेमेंट्स, हमारे चेक्स बाउंस तो नहीं होते। ये तो नहीं है कि रेगुलर फीचर है हमारी कंपनी का चेक बाउंस होना, चेक बाउंस होना। एम्प्लॉयज की पेमेंट्स तो हम नहीं रोकते कहीं कि पता चला जितना भी अर्निंग करते हैं वो एम्प्लॉयज की सैलरी को स्टॉप कर लेते हैं, उनके सैलरी उनके बेनिफिट्स को हम रोक के और वो यहाँ पेमेंट कर देते हैं। तो हम एम्प्लॉयज की सैलरीज उनके बेनिफिट्स को टाइमली पे करते हैं, और जितने भी हमारे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, और प्लस कमिटमेंट्स तो चलो इसमें इंक्लूड कर लो, हमारे अंदर हमारा इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट कैसा है, इंटरनल ऑडिट प्लस इंटरनल मैनेजमेंट कैसा है, इंटरनल मैनेजमेंट। हमारे यहाँ इंटरनल कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं है, फाइनेंशियल फ्रॉड। ये सारी बेसिस पे कंपनी को रेटिंग मिलती है। जो रेटिंग मिलती है वो ए प्लस, डबल ए प्लस, इसकी बेसिस पे होती है। अब ये ए प्लस क्या होते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि मैं जो फंड इन्वेस्ट करूंगी, जो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसकी सेफ्टी कितनी है,
और उसका यूजेस कितने हैं। सेफ्टी किस तरह की चाहिए मुझे कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे टाइमली वापस मिले, ये मुझे सेफ्टी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मुझे इंटरेस्ट मिलता रहा और प्रिंसिपल का कोई चांस ही नहीं, मुझे दोनों टाइमली वापस चाहिए। सिक्योरिटी क्या है कि कंपनी अगर इन केस अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं बिजनेस के अंदर, इन केस अगर कंपनी डाउन जा रही है तो उसका बैकअप क्या है कि मेरे फंड्स के मुझे वापस मिल जाएंगे। क्या बैकअप पोजीशन है कि मुझे कितनी चांसेस हैं कि इसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है कि डाउन पोजीशन को भी वो हैंडल कर ले और सरवाइव कर जाए। सो ये सारी चीजें के बेसिस पे हमारी क्रेडिट रेटिंग होती है। अब मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आपको क्या करना है, क्रेडिट एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग जो इशू करती हैं वो एजेंसीज इंडिविजुअल एजेंसीज होती हैं। वो कौन कौन सी एजेंसीज मार्केट में अवेलेबल है, उनके नाम क्या है, एटलीस्ट 5 नाम आप तैयार करके रखें। सो दिस इज कंपल्सरी। आप डिबेंचर इशू करने जा रहे हो तो आपकी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। कंपनी एक से भी करवा सकती है और 2 एजेंसी से भी करवा सकती है। A company has obtained more than one rating, all such rating, और ये जो रेटिंग होती है ये एक बार जो रेटिंग मिल जाती है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग फिक्स नहीं होती है, एवरी ईयर आपको रेटिंग लेनी होती है। दिस रेटिंग इज रिव्यूड एवरी ईयर, रिव्यूड एवरी ईयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? When the next class will happen, हिना आपने पूछा कि आप क्लास लीव कर रहे हो, आप लोग के पास नवंबर का शेड्यूल आया है इन केस ऑफ कंपनी अकाउंट्स? सैटरडे, हाँ ठीक है। मेरा शेड्यूल जो क्लास का होता है वो है एवरी थर्सडे, एंड सैटरडे ऑन 1st, 3rd एंड 5th, एंड टाइमिंग होगा 2 to 4 p.m. This is the schedule. So next Saturday हाँ आपकी क्लास है 7th को, 14th को तो छुट्टी है दिवाली की वजह से, 21st को भी ऑफ है और 28th को मेरी कोई क्लास बनती नहीं है। तो मेरी इस महीने आपकी 5 क्लासेस होंगी। ठीक है हिना जी? अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पुट एंड कॉल ऑप्शन। इफ व्हाट इज दिस? एफसीडी। एफसीडी क्या होता है? एफसीडी चलो मैं बता देती हूँ। एफसीडी इज फुल्ली convertible debentures. If FCD are to be converted before 18 months, they are considered as quasi-equity. If conversion is after 18 months but before 36 months, it is treated as deferred equity. इसका what is quasi-equity आपको पता होना चाहिए. What is deferred equity? And in case of deferred equity, the conversion will be optional in the hands of the debenture holder. In the case of conversion beyond 36 months, it must be made optional with
both put and call option. Now what is put and call option? क्वेश्चन इज, दिया है ना वहां पे पुट एंड कॉल ऑप्शन होता है. सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज पुट एंड कॉल ऑप्शन? नहीं, कोई आइडिया नहीं पुट एंड कॉल ऑप्शंस क्या होता है. अच्छा, पढ़ के देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है. इन द केस ऑफ डेफर्ड इक्विटी. डेफर्ड इक्विटी का मतलब क्या है कि जो इक्विटी 18 मंथ से 36 मंथ्स के बीच में जा रही है उसको डेफर्ड इक्विटी कहते हैं. The conversion will be optional in the hands of debenture holder. तो अगर 36 मंथ्स तक है तो कन्वर्शन विल बी ऑप्शनल इन द हैंड्स ऑफ डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन है कि वो उसको कन्वर्ट करे या नहीं करे, क्योंकि वो एक साथ कन्वर्शन का ऑप्शन नहीं देंगे, पहले भी दे देंगे उनको, तो वो ऑप्शनल हो जाएगा. बट इन केस ऑफ कन्वर्शन बियॉन्ड 36 मंथ, अगर कंपनी इशू कर रही है 36 मंथ्स के बाद वो शेयर्स को कन्वर्ट करेगी, तो उन्होंने कहा है कि उनको कंपल्सरी एक ऑप्शन देना है विथ बोथ पुट एंड कॉल ऑप्शन. पुट एंड कॉल ऑप्शन उनको प्रेजेंट करना है, मतलब उसके साथ राइट कैरी करेंगे पुट एंड कॉल ऑप्शन पे. सो व्हाट इज पुट एंड कॉल ऑप्शन? पुट एंड कॉल ऑप्शंस में क्या होता है, मैंने आज डिबेंचर्स लिए, वो 36 मंथ्स के बाद ही कंपनी तो उनको 36 मंथ से भी ज्यादा, सपोज 40 मंथ्स, बियॉन्ड 36 मंथ है, सपोज 40 मंथ्स के बाद उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट करेगी. और मुझे अगर बेनिफिट है तो मैं इन शेयर्स को अपना पुट, मैंने किसी और को सेल करने के लिए डाल सकती हूँ, ऑप्शंस दे सकती हूँ कि अगर मुझे इसमें बेनिफिट है तो मैं दूसरे सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हो जाऊं. दिस इज कॉल्ड पुट एंड कॉल. मतलब पुट एंड कॉल में क्या होता है कि कंपनी और डिबेंचर होल्डर दोनों के पास ये राइट होता है, क्योंकि डिबेंचर्स तो एज पर इशू की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली 40 मंथ्स में ही कन्वर्ट होंगे. बट बिफोर, अब तो 40 मंथ्स का मेरा लॉक इन पीरियड हो गया, 40 मंथ्स तक तो मुझे एज इज डिबेंचर्स ही रखना है. और डिबेंचर रखने का मतलब ये हो गया कि मुझे उनसे एक फिक्स रिटर्न ही मिलेगा. और अगर कंपनी राइज कर रही है तो मैं जल्दी ही आगे ज्यादा अर्न करना चाहूंगी शेयर्स में, क्योंकि अनलिमिटेड मुझे डिविडेंड मिलेगा. बट डिबेंचर्स के कैसे, मुझे एक फिक्स्ड, अगर 6% डिबेंचर है मेरा तो 6% ही मुझे मिलता रहेगा हर महीने, हर साल 6% मिलता रहेगा. बट कंपनी बहुत ज्यादा राइज कर रही है, और अब राइज कर रही है तो उसके पास शेयर होल्डर्स को काफी ऑप्शंस है कि वो अर्न कर ले. तो उस केस में डिबेंचर्स होल्डर्स को भी एक राइट दिया हुआ है पुट एंड कॉल ऑप्शंस, कि वो अपने डिबेंचर्स को उसके अंदर डाल दे, इस स्कीम के अंदर डाल दे, और जब भी कोई नया इशू आता है तो वो उसमें उनको कंसल्ट कर लेंगे. सो दिस इज पुट एंड कॉल ऑप्शन. नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर्स. ये तो हमें पता ही है कि डिबेंचर्स सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड होते हैं, तो हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए, मतलब दी जाती है एक एसेट के ऊपर. और इसके लिए एक सिक्योर डिबेंचर्स आर इशूड, ए कंपनी मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर्स दैट द एसेट्स आर फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से इशू करके हम उनको देते हैं. अगर हम सेकंड चार्ज दे रहे हैं तब हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जिनके पास फर्स्ट चार्ज होता है वहां से. नाउ डिवेंचर ट्रस्टी हमने ऑलरेडी देख दिया. Maturity of debenture is more than 18 months. If the maturity of debenture is more than 18 months, don't know. Put and call options के लिए लिख रहे हो आप? Okay. Now debenture trustee must also ensure the compliance of the following. ये हो गया debenture trustee का work or duties.
वो सब ये कंप्लायंस करेगा। लीड बैंक मस्ट मॉनिटर डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर ट्रस्टी कोई लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन should monitor the progress in respect of debentures raised for the project, finance, modernization, expansion, diversification, normal capacity expenditure। इन सब काम के लिए हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, ये वर्क के लिए हम डिबेंचर इशू करते हैं। तो कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं फाइनेंस के, या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके पास भी एक्सपर्ट्स होते हैं फाइनेंस के। जब आपके पास सीएमए की डिग्री हो जाएगी तो आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे फाइनेंस के। तो आप लोग ये डिबेंचर ट्रस्टी एज ए वर्क कर सकते हो किसी कंपनी में। मॉनिटर द डिबेंचर्स रेज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल फंड, ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनीज ऑडिटर। कंपनी के ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लिया जाता है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड इन द केस ऑफ डिबेंचर्स फॉर वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर्स। Debentures issued by companies belonging to the groups for financing, replenishing of funds, or acquiring shares in other companies should not be permitted. अगर डिबेंचर का पैसा इस काम में इश्यू हो रहा है, यूज हो रहा है, तो वो डिसअलाउ करेगा। द ट्रस्टी मस्ट सुपरवाइज द, क्यों डिसअलाउ करेगा? एक्वायरिंग शेयर्स, आपने यहां से डिबेंचर इशू किए डिबेंचर्स, और ये जो फंड आपका क्रिएट हुआ, इस फंड से दूसरी कंपनी में शेयर्स परचेज कर लिए। रिकॉग्निशन में क्या आ रहा है? ये शेयर्स आ रहे हैं। कंपनी के पास क्या दिखेंगे? ये शेयर्स दिखेंगे। ये फंड कहाँ यूज हुआ? वो तो मर्ज हो जाएंगे, इसके अंदर डिसअपियर हो जाएंगे एक तरीके से। डिसअपियर, क्या काम हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, डिसअपियर हो जाएंगे। इसलिए इस काम को हम क्या करते हैं? डिस्करेज करते हैं। यहाँ इशू का पैसा नहीं लग सकता। रिप्लेनिशिंग ऑफ फंड, कुछ फंड जो है, जैसे ये एक हमारे पास फंड क्रिएट किया है हमने, सपोज ये हमारा कंस्ट्रक्शन फंड है। हर कंपनी जो है वो अपने कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ फंड्स एलोकेट कर लेती है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन फंड है, कंस्ट्रक्शन फंड है, जहां से कंपनीज के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रिप्लेनिश मतलब इशू होता रहता है, अलॉट किया जाता है। अब आपने डिबेंचर इशू किया और इसके फंड से जो पैसा आया, ये तो ए ऑप्शन हो गया, इसके फंड से जो पैसा आया वो आपने इस फंड में डाल दिया, और ये फंड का जो फंड क्रिएट हुआ ये तो यहाँ पे जाके यूज हो गया। यानी कि बाहर क्या दिख रहा है? ये सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, ये रेडी प्रोजेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। दीज आर द रेडी प्रोजेक्ट्स, रेडी प्रोजेक्ट्स। और अगर ये प्रोजेक्ट से आप पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हमने तो यहाँ से फंड लिया, तो ये फंड कहाँ गया? यानी ये फंड क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। तो ये काम में हम फंड्स, ट्रस्टीज जो हैं वो डिबेंचर इशू का पैसा वो इन दो चीजों में नहीं लगाते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, इसको मार्क कर लो। डिबेंचर इशूड बाय द कंपनीज बिलोंगिंग टू द ग्रुप्स ऑफ फाइनेंसिंग not permitted. Now, the trustees must supervise the implementation of the conditions regarding creation of security for the debentures and the debenture redemption reserves. Conditions. क्योंकि कंडीशन ही तो बाद में इंप्लीमेंट होगी ना, इंप्लीमेंट तो कंडीशन होगी। तो अगर कंडीशन ही फॉल्टी है, अगर यहाँ पे हमारे पास फॉल्टी कंडीशन है, तो फिर इंप्लीमेंट क्या होगा? वो भी फॉल्टी हो जाएगा। तो इसलिए क्या कंडीशन इशू की बन रही है और रिडम्पशन की बन रही है, वो हमें यहाँ पे मॉनिटर करना होगा। ना अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स मे बी स्टडीड फ्रॉम 3 डिफरेंट साइड्स। व्हाट वुड बी द कंसिडरेशन? तो हम किस में इशू करते हैं? कैश में, अदर देन कैश में, और कोलेटरल सिक्योरिटीज के लिए हम डिबेंचर्स इशू करते हैं। इशू प्राइस क्या होगी? पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। और रिडम्पशन तो हमें करना ही करना है। ये तो हो गया हमारा कंसिडरेशन क्या होगा, ये होगा इशू प्राइस क्या होगी, और ये होगा हमारा रिडम्पशन किस टाइप का होगा। ना रिडम्पशन भी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे हो जाएगा।
अब इसकी इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं कंबाइनिंग, ये सारी सिचुएशंस होती हैं कि पार में किया है, मतलब आप सोच लो कि अगर हमने पार में किया है, सिंपल उससे बताऊं तो हम किस में इशू करते हैं, पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। और हम इसको रिडीम कैसे कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा इशू, और हम इसे रिडीम कैसे कर सकते हैं, पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। प्रीमियम में इशू किया तो भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। डिस्काउंट में इशू किया तो भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी कंडीशंस हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें इन सब की क्या चाहिए, जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पे आपके सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, ये रहा पार, रिडीम्ड एट पार, डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, पूरे 9 कंडीशंस होंगे। देन प्रीमियम में इशू किया, रिडीम्ड एट प्रीमियम, पार में इशू किया, रिडीम्ड एट प्रीमियम, डिस्काउंट में इशू किया, रिडीम्ड एट प्रीमियम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इंक्लूडिंग डिस्काउंट ऑन इशू एंड प्रीमियम ऑन, ये तो इनका ना, आपको ये सारी कंडीशंस पे करना है। और ये रहा इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, देन इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहाँ से और 2 मिल जाएंगी और एक और एंट्री है आपकी। आप जल्दी से यहाँ से एंट्रीज रीड करके देखिए। और इस क्वेश्चन, इस इलस्ट्रेशंस को भी देख लेना। कुछ अगर वहां पे क्लियर नहीं है तो फिर आप पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ। इशू ऑफ, पहले आप उसको रीड करके देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। In this case, debentures are issued
फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश से अलग हमने इशू किया है। देन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स फॉर एसेट परचेज, एसेट परचेज के लिए कर सकते हैं। टेक्निकल सर्विसेज कुछ परचेज की हैं तो हम उसके लिए कर सकते हैं। तो इन दोनों में हमें कुछ कैश नहीं मिलेगा। इसकी एंट्री ये क्वेश्चन दिया हुआ है। XYZ कंपनी लिमिटेड took over assets of 230 lakhs and liabilities of 30 lakh of PQR Limited for the purchase consideration of 220 lakh. The XYZ Company Limited paid the purchase consideration issuing debentures of rupees 100 at 10% premium. Give journal entry. क्या क्या किया उन्होंने? Sundry asset लिए 230 के, उन्होंने liabilities ली 30 lakhs की, वो हमने यहाँ डाल दी। उन्होंने purchase consideration उनका है PQR लिमिटेड में दिया 220 का, बैलेंस बचा, इसकी बैलेंसिंग फिगर 20 जो गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ना उसके बाद जो PQR लिमिटेड ने 220 उनको पे किया, वो उन्होंने 100 रुपीज 100 का उन्होंने डिवेंचर्स इशू किया। परचेज कंसिडरेशन इशूइंग डिवेंचर्स रुपीज 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10। अब ये 220 को 110 से डिवाइड कर लिया उन्होंने, तो 200 यहाँ पे आया और 220 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम उन्होंने डिवेंचर्स ऑन प्रीमियम पे इशू कर लिया। ठीक है, तो ये जो डिबेंचर्स इशू किए वो उन्होंने कैश में कुछ नहीं लिया, उन्होंने PQR का कंसिडरेशन पे कर दिया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। डिबेंचर इशू सिक्योरिटी, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच कंपनी इशूज। इसका दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जिसमें हम कोई एंट्री नहीं पास करते, दैट इज नो एंट्रीज मेड इन द बुक्स। On the liability side of the balance sheet, below the item of loan, a note that is had been issued by the issue of debentures is to be given. This is shown in the balance sheet. कर देते हैं। सेकेंड मेथड में ये एक एंट्री पास करते हैं। Debentures as collateral security is recorded by making a journal entry as follows. Debenture suspense account debited to debenture account, और दोनों एसेट और लायबिलिटी साइड्स में अपीयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नलीफाई है। नलीफाई इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी किसी और लोन के किसी की सिक्योरिटी में इशू किया है, तो अगर लोन कोई थर्ड पार्टी पास कर रही है तो आपकी कोई लायबिलिटी ही नहीं होगी। इज इट क्लियर? ये मैं इसको कुछ और मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोग को। कोलेटरल सिक्योरिटी में जब इशू करती है तो कोई एंट्री नहीं पास की, एंट्री पास की तो थोड़ी सी फनी एंट्री पास की। तो ये पॉइंट क्लियर है या मुझे और एक्सप्लेन करना है? वरुण को तो क्लियर है, बाकियों को? अपेक्षा आपको क्लियर? मैम एक बार और क्लियर कर दीजिए। ओके ठीक है, मैं करती हूँ। किसका माइक चल रहा है? मेरा छोड़ के। हम रवि पाल। रवि। जी मैम, ये कोलेटरल सिक्योरिटी का समझ नहीं आया मैम मेरे को। अच्छा ठीक है, मैं समझाती हूँ, आप अपना म्यूट कर लो। ओके, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि किसी चीज की किसी की सिक्योरिटी देना। ठीक है, सिक्योरिटी देने का मतलब कि मेरी पहली लायबिलिटी नहीं है। आई एम नॉट फर्स्ट लायबल
टू पे। पहली लायबिलिटी किसकी होगी? जिनके बीच में डायरेक्ट डीलिंग है। सपोज ए और बी के बीच में डायरेक्ट डीलिंग है, इनका काम है एक दूसरे को पे करना। मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं कि अगर बी नहीं पे कर पाया तो मैं आपको पे करूंगा। मैंने ए को सिक्योरिटी दी। यही मतलब होता है सिक्योरिटी का। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब कि मैं इसके ऊपर सिक्योरिटी दे रहा हूं कि इफ ही फेल टू पे आई विल पे। तो मैं फर्स्ट लायबल नहीं। अब मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। तो मेरी तो कोई लायबिलिटी है नहीं। जब होगी तब देखेंगे। ना मुझे कुछ मिला ना कुछ अभी देना है ना। ना तो मुझे कुछ मिला है, मैंने डिबेंचर इशू किया तो ना तो मुझे कुछ मिला है अभी, और ना मुझे कुछ देना है। दोनों चीजें अभी कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि अपनी बुक्स में कुछ एंट्री पास मत करो। ये ए और बी की जब पेमेंट हो जाएगी तो आपका वैसे ही कुछ नहीं होना है। तो आपने कोई एंट्री नहीं पास किया, आपकी बैलेंस शीट क्लियर रहेगी। कोई भी एंट्री पास करोगे तो उसको रिवर्स भी करनी पड़ती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हो जाएगी, खत्म। दूसरा मेथड ये कहता है कि फॉर प्रिकॉशन, मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, लोग चेंज होते रहते हैं। सपोज जिसको हमने सिक्योरिटी दी उसको 4 साल 5 साल के लिए दी, हमें भी याद नहीं है नहीं दी, पेपर्स में लिखा होगा लेकिन वैसे हमें बुक्स में कुछ अपीयर नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंगली हम एक एंट्री पास कर लेते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। हमें कुछ अभी मिला तो नहीं है ना, कुछ हमें ना तो यहाँ पे हमारे पास कैश है, ना जैसे पहले दूसरा मेथड था कोई गुडविल है, कोई अमाउंट है, कुछ नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। और हम उसके बाद में जब लोन एक्चुअल में पे हो जाता है, ये लोन एक्चुअल पेड हो गया, एक्चुअल पेड हो गया, तो उस केस में क्या हो गया कि हमारी लायबिलिटी, आर लायबिलिटी, आवर लायबिलिटी मेट। मेट का मतलब कि हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। और तो जब हमारी लायबिलिटी एंड हो गई तो हम उस केस में क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। रिवर्स एंट्री हम इस एंट्री की पास कर देंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर डिबेंचर इशूड हैज कोलेटरल सिक्योरिटी। नाउ इज इट क्लियर? अभी ठीक है? यस, ओके। आगे चलूं या यहीं रुक जाऊं? एक छोटा सा टॉपिक है ये वाला, तो हो ही जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो तो हमने एंट्रीज में ही देख लिया है कि हम उसे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते रहते हैं। जो भी डिस्काउंट इशू हुआ है, इशू के टाइम पे हम उसे राइट ऑफ करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। अपेक्षा क्लियर हो गया? या मुझे नेक्स्ट क्लास में लूं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स? ओके, ओके बराबर, मैं क्लास एंड करूं? कोई क्वेरी आप लोग की? यहां से मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू ऑल। Okay, ma'am. Thanks for the class. Thank you, Ravi. Thank you, all of you.